सो गाइज बिफोर आई गो ऑन टू सम प्रॉब्लम्स, थोड़े प्रॉब्लम्स पढ़ाने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स, आसान से दो कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। टू कॉन्सेप्ट्स आर, सबसे पहले एक कंसेप्ट आएगा जिसे कहा जाता है इम्पल्स। ओके फाइन। और इम्पल्स के साथ साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा साइड में, यहां पर इनर्शिया। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपनी, फिर हम एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। राइट, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, बहुत काम के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हवा हल्के में नहीं लेना इसे। ठीक है, पहले हम चालू करते इम्पल्स। इम्पल्स को अगर मैं बोलूँ ना हिंदी जबान में, हिंदी में बोलेंगे इसको झटका। राइट, झटका, झटका, या इसे कहा जाता है इम्पैक्ट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इजी वर्ड्स में मैं बोलूंगा तो समझने के लिए समझ लो इम्पैक्ट। ठीक है, फॉर इम्पैक्ट मतलब कोई भी चीज का किसी भी चीज पे जाके लगना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे सर पे मोबाइल फेंक के मारे, ठीक है, वैसा कोई मारेगा नहीं पर समझा रहा हूं, तो इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट मतलब टच करेगा और निकल जाएगा। राइट, तो ध्यान से सुनो, कभी भी इम्पैक्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी चीज हम फेंक के मारते हैं, राइट, तो ऐसा लगेगा, निकल जाएगा। राइट, तो लगते समय या ये मोबाइल जब मेरे सर पे इम्पैक्ट होगा तो दो चीजें होने वाली है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, यहां पर एक बहुत हाई फोर्स एक्ट करेगा। राइट, बराबर, जब कोई सर पे चीज लगेगी, किसी ने मेरे सर पे मोबाइल फेंक के मारा तो सूझ जाएगा, बराबर, जोर से हाई फोर्स लगेगा। पर जब इम्पैक्ट होता है ना, तो इट हैपेंस फॉर अ वेरी स्मॉल और फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। चलो, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। राइट, झटका लगता है या ये अगर मुझे लगा, मार लगा, तो आप बोलोगे सर टच होगा, निकल जाएगा। राइट, एक मिली सेकेंड्स के लिए टच होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा चिपका रहेगा सर पे, नहीं, आया टक निकल गया। राइट, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो छोटे टाइम को dt लिखते हैं, राइट, फोर्स को f लिखते हैं। तो इम्पैक्ट या इम्पल्स क्या चीज है? सो इम्पैक्ट या इम्पल्स बेसिकली it's nothing but force into short time। फोर्स इंटू, ये जो शॉर्ट टाइम है ना, छोटा टाइम, फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम। ठीक है, फाइन। तो इम्पैक्ट, लेट्स से मैं इसको आई फॉर्मूला से डिनोट करता हूँ, इट इज फोर्स दैट इज एफ इंटू डी टी। ओके, कभी कभी इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है, पर बेसिक फॉर्मूला समझ लो। इम्पैक्ट क्या है? एफ इंटू डी टी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, एक काम करता हूँ, फॉर्मूला डाल देता हूँ। लेट्स से फॉर्मूला डाल देता हूँ। ओके, तो फॉर्मूला लिस्ट कहाँ पर है? फॉर्मूला लिस्ट में से अब नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर माई इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? फॉर्मूला नंबर 11, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी। राइट, ओके, एक और फॉर्मूला है आई का, मैं समझाता हूँ, पर उस फॉर्मूला पे जाने से पहले व्हाट इज एफ? अब बोलोगे सर एफ का फॉर्मूला इज डीपी अपॉन डी टी, राइट, फॉर्मूला नंबर 5, न्यूटन सेकंड लॉ। तो चलो वो यूज करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, so f dt will be equal to dp, right? So now let's do one thing, हमें पता है f dt is nothing but dp, right? So I can use this, f dt की जगह I can write down I is equals to dp, right? f dt is nothing but dp, right? So I can make that substitution। तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है। what is I? impulse is nothing but dp, that is change in momentum, right? So दूसरा फॉर्मूला एक मस्त बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 12। what is impulse का दूसरा फॉर्मूला? इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला इज नथिंग बट डीपी, चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्लियर? तो जहां जिसकी जरूरत होगी ना वो यूज करेंगे। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू डीपी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नाउ एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो लेट्स इमेजिन कि एग्जांपल ऑफ मैं लेता हूं फ्रॉम क्रिकेट। ओके, आप बोले कि सर क्रिकेट खेला है, बिल्कुल खेला है, आप लोग सबने भी खेला होगा, एटलीस्ट देखा तो होगा, राइट, बराबर, क्रिकेट क्या होता है समझा होगा। नाउ अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, लेट्स से विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बुमराह इज बॉलिंग। ओके फाइन। तो बॉल जब कर रहा होता है तो बॉल जैसा बैट पे लगता है ना, तो बॉल का बैट पे इंपैक्ट होता है, इंपल्स होता है, राइट, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है पर बहुत कम टाइम के लिए लगता है। ऐसा तो नहीं कि बॉल जाके बैट पे लगता है और चिपक जाता है, नहीं, बॉल आता है, बैट पे लगता है और फिर दूसरी तरफ चले जाता है, राइट, बराबर। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से इंपल्स होगा। एक प्रॉब्लम ही अपने आप से बनवाता हूं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द बॉल, और याद रखना चाहे इंपैक्ट हो चाहे इंपल्स हो, वहां पर वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। जब भी मोमेंटम आए ना तो वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स से मास ऑफ द बॉल इज 1 kg, और लेट्स से वो इनिशियल स्पीड था 3 मीटर्स पर सेकेंड बिफोर इंपैक्ट, और इंपैक्ट होने के बाद भी उसका स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर इंपैक्ट होने से पहले मतलब क्या? तो जस्ट इमेजिन कि इंपैक्ट होने से पहले ये बॉल ऐसा जाके बैट पे लगा, राइट, जस्ट इमेजिन करो, फिलहाल के लिए जस्ट ट्रीट दिस एज स्ट्रेट लाइन।
तो ये कितना स्ट्रेट वेलोसिटी था उसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके बैट पे लगा। जैसे ही बैट पे लगा इम्पैक्ट हुआ और ये स्ट्रोक गया, बराबर। विराट कोहली से बैट पे बॉल लगा और आवाज आई और बॉल आगे गया, राइट, बराबर। तो यहां पर बॉल लगा और आगे गया, और जाने के बाद भी उसका स्पीड कितना था, तो आप बोलोगे सर सेम स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड से आया, राइट। इट इज ऑल्सो फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन लगा, वहां से भी एक्शन निकला, एक्शन रिएक्शन, और वापस 3 मीटर की सेकेंड से वो आगे बढ़ गया। और अपने को बोलता है ये केस में 3 मीटर पर सेकेंड से आया, 3 मीटर पर सेकेंड से गया, इंपल्स निकालो, ठीक है। तो कैसे इंपल्स निकालेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमने फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ठीक है। मोमेंटम, यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर मोमेंटम इन्वॉल्व है, राइट, मास एंड वेलोसिटी इन्वॉल्व। सो यू नो आई इज इक्वल्स टू dp, dp इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इट इज mv माइनस mu, राइट, बराबर। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल विल बी mv, इनिशियल विल बी mu, ओके। बट याद रखो मैंने आपको बताया था सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, वेक्टर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वेक्टर डाला। अब वेक्टर डालने के बाद नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रहा हूं। तो सर अब वेक्टर भी डालना पड़ेगा, तो ये 3 वेक्टर की बात करूं ना, या ये आई की बात करूं ना, इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट, बराबर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सो इट विल बी माइनस आई कैप, राइट, माइनस आई कैप। वेयर एज इसकी बात करूं तो क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो दिस विल बी 3 आई कैप, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, okay, no problem. So now this will be I vector will be, come on let's put the values. So mass तो 1 है, ठीक है। This is 3 I cap minus 1 into u vector, u vector is minus 3 I cap, okay fine. So दोनों का वैल्यू मैंने वेक्टर में रखा, ऐसा वैसा नहीं। देखो हमें पता है ये दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हो तो ये तो 9th में पढ़ा होगा या इवन 8th में। दिस इज प्लस एक्स प्लस और दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो जो नेगेटिव के अलोंग था मैंने उसको -3 आई कैप लिख दिया, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, ये वाला हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो हमने उसको पॉजिटिव लिख लिया, राइट। सो इफ यू कैलकुलेट 1 into 3 I cap will be 3 I cap, minus into minus will become plus. So इस केस में momentum will be 6 I cap, यानी magnitude of momentum will be 6, okay, और sorry magnitude of impulse will be 6. तो impulse का क्या यूनिट होता है, इट इज न्यूटन सेकेंड, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 न्यूटन सेकेंड्स, ओके। तो मैंने एक लाइव एग्जांपल लेके दिखा दिया किस तरह से चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, पर वेक्टर नहीं भूलना, वेक्टर भूलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो 2 फॉर्मूलाज है मोमेंटम के, एंड आई बिलीव हमने दोनों को फॉर्मूला को अपने फॉर्मूला लिस्ट में लिख के डाल दिया। चलो चाहिए तो वेक्टर भी लिख देना इसमें, ठीक है, वेक्टर भी लिख दो ताकि मिस्टेक ना करो, ठीक है। टाइम वेक्टर नहीं होता, टाइम स्केलर होता है, ओके फाइन। आई होप दैट इज क्लियर इनफ। अगर ये समझ में आ गया तो चलो लेट्स सी अ छोटू सा कंसेप्ट, एक छोटू सा कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इनर्शिया। मैं समझाता हूँ इनर्शिया। लेट्स से कि मेरे पास एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है, ओके। लेट्स से दोनों के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया दोनों के ऊपर, लेट्स से मैंने फोर्स लगाया, छोटे बॉक्स के ऊपर भी फोर्स लगाया, बड़े बॉक्स के ऊपर भी फोर्स लगाया। लेट्स से छोटा बॉक्स का वजन था 2 kg और बड़ा जो बॉक्स था ना उसका वजन था 500 kg, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ओके, 500 kg। लेट्स से हमने कहा एक 5 साल के बच्चे को कि जरा इसको धक्का मारो, तो 5 साल के बच्चे ने जब इसको धक्का मारा, लेट्स से 5 साल के बच्चे ने 5 न्यूटन से धक्का मारा, तो ये हिल गया। छोटा सा बॉक्स था, 2 किलो का तो था, 5 साल के बच्चे के धक्के से हिल गया। पर उसी 5 साल के बच्चे को मैंने बोला कि इसको धक्का मारो, 500 kg के बॉक्स को धक्का मारो, तो क्या वो हिलेगा? आप बोलोगे नहीं सर वो बहुत कमजोर है, 5 साल का बच्चा बहुत कमजोर है, राइट। सो ये मूव करेगा, ये मूव कर देगा, और वेयर एज ये तो रेस्ट पे ही रहेगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसके पास मास कम है ना वो आराम से मूव हो सकता है, राइट। मैं लिखता हूं इट दिस इज इजी टू मूव, मेरे वर्ड्स ध्यान से देखना मैं जो लिखने वाला हूं, वेयर एज दिस वन इज डिफिकल्ट टू मूव, राइट। इसका क्या मतलब? बेसिकली इनर्शिया में समझाता हूं। इनर्शिया इज बेसिकली ऑपोजिशन टू मोशन, ऑपोजिशन टू मोशन। मोशन के अगेंस्ट या अपोज कौन सबसे ज्यादा करता है वो समझाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों एग्जांपल्स में ये पहला वाला 2 kg का बॉक्स तो इजी टू मूव है, बराबर, वो अपोज कम करता है, ज्यादा रुकाएगा नहीं, रुकावट नहीं होगी, राइट। ऑपोजिशन मतलब रुकावट। तो यहां पर इस केस में ये आसानी से क्यों मूव होता है? बिकॉज दिस हैज लेस ऑपोजिशन, राइट, लेस ऑपोजिशन।
वेर एज ये 500 किलो का हिलने वाला नहीं है, अपोज करेगा, हम चाहेंगे हिलेंगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं हिलाने दूंगा, राइट, ऐसा बोलेगा। देखो बहुत सारे दुनिया में भी लोग अपोज करते हैं, हम उनको बोलते हैं ना कि चलो आ जाओ मेरे घर पे खाना खाने, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं आएंगे, राइट। हम बोलते हैं चलो खेलने आओ हमारे साथ में, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं खेलने आएंगे। जो भी बोलो वो उल्टा करते हैं, राइट, बात मानते ही नहीं, अपोज करते हैं, राइट। तो दिस विल हैव मोर अपोजिशन, मोर अपोजिशन, राइट, बराबर। तो अब यहां बोलोगे सर यहां पर लेस ऑपोजिशन है, कम ऑपोजिशन है, आराम से हिल जाता है, अपोज नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट हैज लेस मास, और लेस अपोजिशन मतलब इट हैज लेस इनर्शिया, वेर एज दिस हैज मोर मास, हेंस इट विल हैव मोर इनर्शिया, राइट। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जो ऑब्जेक्ट के पास मास कम हो ना उसका इनर्शिया भी कम, वो अपोज नहीं करेगा, वो बोलेगा चलो चलो जहां ले जाओगे आराम से मूव हिल जाएगा। पर जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, राइट, वो बोलेगा कि मेरा इनर्शिया ज्यादा है, मेरा हैंड्स, और जिसके पास मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, वो फिर हिलने वाला अपनी जगह से नहीं है, राइट। तो देख बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैंने समझाया ऑपोजिशन टू मोशन क्या चीज है। ओके फाइन, एमसीक्यूज लूंगा तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। और एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू विच न्यूटन का लॉ, so this is Newton related to Newton's first law. Okay, Newton's first law मतलब हमें पता था एक बॉडी हिलती नहीं थी, राइट, जगह से। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट, until unless it is extended by applied by an external unbalanced force, right। let's say क्या 2 साल के बच्चे को नींद में से उठाना आसान है कि एक 30 साल के इंसान को? तो आप बोलोगे सर 2 साल के बच्चे को, क्यों? क्योंकि उसका वजन कम है, जरा सा भी कोई ऐसा बच्चे के सामने क्लैप भी करता है तो बच्चा उड़ जाता है, राइट, क्योंकि उसका मास कम है, इनर्शिया कम है, राइट, वो आराम से हिल जाएगा, मूव हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दैट वे, राइट। वेर एज 30 साल का इंसान है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है, वो एक बार नींद मार के सोया तो कुछ भी कर लो, उसके कान के आसपास ड्रम भी बजा दो तो वो नहीं उठते, राइट, बहुत थके हुए रहते, राइट, फाइन। सो क्यों? क्योंकि उनका इनर्शिया ज्यादा है, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, राइट, हैवी बॉडी है। सुमो रेसलर का एग्जांपल ले लो, सुमो रेसलर एकदम मोटे मोटे होते, राइट, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ज्यादा होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग लॉ इनर्शिया इज एक्चुअली कनेक्टेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आ सकता है, फाइन। सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका इनर्शिया ज्यादा वो हिलेगा नहीं आसानी से, राइट। सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन वी विल लुक एट सम। अब एक काम करते हैं, हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे, ठीक है। सो लेट्स टेक अप सम एमसीक्यूज। चलो कुछ थियरी वाले होंगे तो मैं इसका आंसर यहीं मार्क कर दूंगा, कुछ आई में से सॉल्विंग के लिए जरूरत होगी तो मैं फटाफट इस स्पेस में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ऑल ऑफ दिस। सो द आंसर टू दिस विल बी फर्स्ट लॉ। इनर्शिया मैंने अभी बताया हिलना नहीं हिलने पे डिपेंडेंट है, राइट, सो आंसर विल बी फर्स्ट लॉ। ओके नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, राइट, हेंस इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन 3। आई होप दैट इज क्लियर इनफ। मैंने अभी अभी तो समझा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, राइट, फाइन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द करेक्ट इक्वेशन इज वेयर सिंबल हैज अ यूजुअल मीनिंग। तो करेक्ट इक्वेशन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ का? तो आप बोलोगे सर न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी भी होता है, ये भी होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए भी होता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो आप बोलोगे बाहर भी निकाल सकते हैं, राइट। पी इज नथिंग बट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ओके, दैट्स व्हाट आई फील। नेक्स्ट, a body of mass 6 kg is acted upon by a force so that its velocity changes from 3 meter to 5 meter per second, okay। but I hope ये थर्ड वाला एमसीक्यू समझ में आया, ठीक है, बड़ा सिंपल था, ये सब न्यूटन सेकंड लॉ के अलग अलग फॉर्म है। तो एक बॉडी है हमारे एमसीक्यू नंबर 4 में, जिसके ऊपर हमने कितना मास लगाया, मास कितने की है? 6 kg का मास है, ओके। लेट्स ड्रॉ क्विक डायग्राम, ओके, लेट्स ड्रॉ अ क्विक डायग्राम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका मास कितना है? 6 kg, इस पे हमने कितना कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से आप बोलते हो सर क्या हुआ है? उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, राइट, बराबर, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड, यानी ओरिजिनल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, ओके। मास कितना है? मास है 6 kg, ओके। देन द चेंज इन द मोमेंटम इज, ओके, मोमेंटम का चेंज कितना पता करना? अरे बड़ा सिंपल है। तो मोमेंटम या change in momentum dp is equals to p2 minus p1. Final momentum that will be mv, initial momentum that will be mu,
So m into v that is 5 minus m into u that is 6 into 3. राइट, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो वेक्टर वेक्टर लिखने का टेंशन नहीं है. अगर डायरेक्शन अलग होगा ना तो याद रखो वेक्टर लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो dp that is change in momentum will be 30 minus 18. So dp will be nothing but 12 or Newton second, right? Fine, 12 Newton second. So देखो option 4, right? So this is the answer for these 4 quick MCQ. Let's solve some more MCQs very quickly. So let's say मैं यहाँ पर इनका सोल्यूशन कर रहा हूँ. ठीक है. Let's start with MCQ number 5 देखते हैं. A momentum P in kg per meter square of a particle is varying with time. Okay, वो momentum change हो रहा है with time. और changing momentum जो अपना P है ना, it is given by the formula 2 plus 3t square. Okay, ये अपना momentum का equation है. ठीक है. The force acting on the particle at t equal to 3 seconds will be. Okay, force निकालना है कब? जब टाइम कितना हो? 3 सेकेंड्स. ओके, इंटरेस्टिंग. तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट dp अपॉन dt, राइट? डेरिवेटिव की तरह. सो लेट्स से फर्स्ट हम निकालते हैं व्हाट इज दिस. सो आप बोलोगे सर dp अपॉन dt. लेट्स पुट अप द वैल्यू ऑफ p. लेट्स डू इट इन द कॉर्नर. मैं यहाँ पर कॉर्नर में करता हूँ. ठीक है. सो आपको पता है यहाँ पर p का वैल्यू इज 2 plus 3t स्क्वायर, राइट? दिस इज dt. अब यहाँ पर लगेंगे डेरिवेटिव्स. ओके, डेरिवेटिव एक एक करके. So d plus d upon dt, ये डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर. ओके, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, राइट? 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 0. और यहाँ पर बाहर निकालना पड़ेगा 3 को. डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर अपॉन dt. सो डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी नथिंग बट 2t, राइट? डेरिवेटिव में पड़ा है. सो देयरफॉर फोर्स का वैल्यू कितना आता है? तो आप बोलोगे सर जगह कम पड़ रही है. कोई बात नहीं, कम पड़ रही है तो थोड़ी बढ़ा देते. तो f इज इक्वल्स टू फ्रॉम हियर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t. सो f विल बी नथिंग बट इट विल बी 60. सो बट फोर्स का वैल्यू तो मिल गया हमें, पर कब में निकालना है? एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी लास्ट स्टेप में हम टाइम की जगह पे 3 सेकेंड्स रख देंगे. सो f विल बी हाउ मच? 18. क्लियर? ओके, f विल बी 18. सो द आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, फाइन. एक काम करता हूं मैं, जो जो MCQ होते जाते हैं ना उसे निकालते जाता हूं. ठीक है. तो ये जो हो गया उसको निकाल लेते हैं, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा ना. क्यों कंफ्यूजन बढ़ाना? अपना क्लियर रखने का. जो जो हो गया उसको हटाते जाओ. ओके, कदम से कदम मिलाते जाओ, MCQ को हटाते जाओ. ओके, नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन पढ़ता हूं. अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस फोर्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स? मैं आपको शायद ये पढ़ाना भूल गया. देखो, फोर्सेस 2 तरह के होते हैं. फोर्सेस 2 तरह के होते हैं. एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस. ओके, ध्यान से सुनो. 2 तरह के फोर्स होते हैं. तो मैं कई बार एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बोलता रह गया, राइट? तो लेट्स सी द बैलेंस फोर्स. सो एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स, एक होते हैं अनबैलेंस फोर्स. ओके, एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स. नो, बैलेंस फोर्स क्या होता है? तो देखो, बैलेंस फोर्स मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बॉडी है, उसको मैंने एक साइड से 5 न्यूटन लगाया, इस साइड से भी 5 न्यूटन लगाया. इट्स लाइक दिस. जस्ट इमेजिन कि टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, राइट? यहां से भी 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, यहां से भी 5 न्यूटन से खींच रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट जाएगा कहां पे? कहीं नहीं जाएगा, वो बीच में लटक जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है. So in this case, in case of balance force, the object will be at rest. Okay, fine. Remember, balance force दोनों left और right equal होंगे, तो it will be at rest. Let me give you an example of unbalance. Unbalance क्या होता है? तो unbalance में बड़ा मजा आने वाला है. देखो, just imagine कि balance force कब लग रहा था? जब let's say 5th स्टैंडर्ड का एक बच्चा था, दूसरा भी 5th स्टैंडर्ड का था, दोनों के पास सेम ताकत थी, दोनों एक तरह के फोर्स लगा रहे थे, तो ना बॉडी इधर जा रही थी ना बॉडी उधर जा रही थी, राइट? बराबर. अब यहां पर अनबैलेंस है. लेट्स से यहां पर एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा फोर्स लगा रहा है और यहां से एक 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा फोर्स लगा रहा है. तो कौन जीतेगा? आप बोलोगे सर 10th स्टैंडर्ड का ज्यादा होगा, राइट? जोर से धक्का लगा पाएगा ना वो. 10th स्टैंडर्ड वाला ताकतवर बच्चा है तो जोर से ताकत लगाएगा. 2nd स्टैंडर्ड वाला बच्चा कमजोर है, ज्यादा नहीं लगा पाएगा. हेंस बॉडी अब होने लगेगी मूव. बराबर. ठीक है. तो दिस इज अनबैलेंस फोर्स. और अनबैलेंस मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे. सो आई कैन जस्ट राइट दैट डाउन. बैलेंस में देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट. यहां लिख देता हूं, इक्वल एंड अपोजिट. Whereas यहां पर की बात करूं तो they are not equal, right? The forces are not equal. बराबर, not equal है, right? एक 5 है, 10 है और 2 है. तो therefore यहां पर मोशन होगा. बराबर. किस तरह से मोशन होगा मैंने बता भी दिया. मोशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर फोर्स, राइट? मैं लिख सकता हूं मोशन इज इन द
डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स। जो हायर फोर्स रहेगा, जिसके पास ताकत ज्यादा रहेगी, वो उस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करा सकेगा, राइट? फाइन। सो देयरफॉर मोशन ऑफ दिस बॉडी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स। जो भी हाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 न्यूटन के डायरेक्शन में मोशन होगा, राइट? बिकॉज क्योंकि वो हैवी है। सो देयरफॉर मोशन होगा। अच्छा, यहाँ पर मोशन नहीं है। अच्छा चलो, लेट्स रीड द ऑप्शन। मोशन नहीं है मतलब रेस्ट पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, बराबर? एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो बैलेंस फोर्स के केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो लेट्स सी क्या बोला है। सो अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस फोर्स if it is rest only, if it is moving with a constant speed, if even number of forces are acting on it, and if it is not accelerating। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स कब एक्ट करते हैं? बैलेंस फोर्स एक्चुअली दो कंडीशंस में एक्ट करते हैं। एक्चुअली इफ इट इज रेस्ट ओनली, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, if the number of force acting, or if even number of force acting on it, ऑड में भी हो सकता है बैलेंस। ठीक है, तो ये तो नहीं लगता मुझे। if it is not accelerating, okay, not accelerating, actually speaking इसका आंसर ये भी हो सकता है when the body is moving with constant speed ना, तो भी बैलेंस फोर्स रहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के केस में बैलेंस फोर्स रहता है, याद रख लो। रेस्ट में भी बैलेंस फोर्स रहते हैं, ओके, पर रेस्ट ओनली नहीं हो सकता, राइट? सो बैलेंस फोर्स दो कंडीशन में आता है, रेस्ट एट द सेम टाइम यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड बी टू when it is moving, only rest नहीं हो सकता, right? So let's see, this can be option number 2. मल्टीपल अगर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 भी होगा। ओके फाइन, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पल्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, व्हाट इज इम्पल्स? फॉर्मूला नंबर 12, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो लेट्स सी क्या होता है। सो इम्पल्स ऑन द बॉडी इज चेंज इन मोमेंटम, राइट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक्चुअली स्पीकिंग बोथ, सॉरी 1 and 2, it is force into time as well as change in momentum, so 1 and 2, that is option 4. Okay, fine, let's go on to some other question. The next question will be question number 8. ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। मैं काम करता हूँ, ऊपर के क्वेश्चन निकाल देता हूँ, नीचे के क्वेश्चन ही सिर्फ रखता हूँ, जो हमें दो अब सॉल्व जो करने ना, 8 और 9, राइट? अ बॉल ऑफ मास m is moving towards a player with a velocity v. Okay, if the player stops it, then the impulse act on the body is, okay. तो देखो, एक बॉल आ रहा था जिसको इसने स्टॉप कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप बोलोगे सर बॉल आ रहा था, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, कुछ तो थी, राइट? उसकी तरफ आ रहा था और फाइनली वो उसने रोक दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, राइट? फाइन, सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? ओके, इफ द बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेयर with velocity v, the player stopped it, the impulse is, okay. So देखो, ये आ रहा था, इसने रोक दिया, तो what is impulse? Impulse is actually dp, right? Change in momentum. So change in momentum will be mv minus mu. So v velocity is 0, right? Final velocity is 0, initial velocity तो u है, so therefore impulse will be nothing but, और अगर यहाँ पर वेक्टर, दोनों को वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन आया तो वेक्टर ले लेता हूँ। So actually speaking, this will be 0 तो cancel हो जाएगा, so this will be minus m into u. Okay, so what is the impulse? Impulse is nothing but minus m into u, बराबर? पर actually speaking यहाँ पर initial velocity लोग ने v बोला था, तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेता हूँ, initial velocity को v बोला था, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, u की जगह उन्होंने v बोला है तो mv, right? So the right answer will be option number 1. Okay, let's jump on to the next question very quickly. Question number 9, चलो बड़ा सिंपल सा है। Question number 9, a body of mass m is projected with an initial speed u at an angle u with the horizontal. The change in the momentum after time t is, change in momentum निकालना है। Okay, options कुछ इस तरह से, हमने उसे इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो देखो, यहाँ पर कोई अपोज करने वाला नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, चाहे कोई भी एंगल से फेंको, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर u से हमने फेंका है, बाद में भी वो u पे ही रहेगा स्पीड से, राइट? बराबर, u पे ही रहेगा स्पीड से। तो अगर मुझे बोलता है चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t, ओके, दैट टाइम t कैन बी एनीथिंग, राइट? इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज u, राइट? बराबर,
एंगल से क्या फर्क पड़ता है, एंगल से फिल वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो देयरफॉर आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है, वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ डिटेल्स मुझे नहीं दिया गया टाइम के बारे में. तो आई कैन से दैट इट विल बी mu minus mu. दैट मीन्स change in momentum is 0, right? Change in momentum is 0, right? Fine. क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 0, बराबर. इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल एंगल, भले से कोई भी एंगल पे रहो, जस्ट अज्यूम कि वो उसी एंगल पे. यहाँ ग्रेविटी का इंपैक्ट हम इग्नोर करते हैं, ठीक है? अगर इग्नोर करते हैं तो ही ऐसा रहेगा. फाइन. सो आई होप दैट इज क्लियर इनफ. ग्रेविटी का हमने इंपैक्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. दैट्स व्हाई ये इस तरह से ऐसा आया है. ओके फाइन. Okay, so the answer to this will be option question number 9 का आंसर will be option 4. Now guys, let's go do one thing. एक और MCQ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? So we are in order. So जो MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं, as you are aware कि these are MCQs based on Newton's law और momentum, right? Fine. वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड अपॉन. तो रॉकेट क्या होता है? रॉकेट बेसिकली आपको पता है, राइट? ऊपर जाता है. जब कभी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट निकलता है तो रॉकेट जाता है ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई रॉकेट, ओके, क्विक डायग्राम टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली अ रॉकेट इज. रॉकेट कुछ इस तरह से होता है, और जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो केयरफुली एक चीज बड़ी ऑब्जर्व करना कि नीचे से यहाँ पर हॉट गैसेस निकलते हैं, बराबर. नीचे से यहाँ से ऐसे हॉट गैसेस निकलते हैं. तो ये जो नीचे से हॉट गैसेस निकलते हैं ना, ये हमारे अर्थ पर, किस पर, लेट्स अज्यूम के नीचे यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ ये हमारी अर्थ पे क्या करेंगे पता है? दे विल एक्सर्ट अ फोर्स, राइट? दे विल एक्सर्ट अ एक्शन फोर्स. ये हॉट गैसेस ऐसा नीचे जाते 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 एक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और अर्थ उनके ऊपर ऑन द कॉन्ट्ररी और ऑन द रिवर्स एक रिएक्शन फोर्स लगाता है. सो जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है. तो एक्शन आया, उसका रिएक्शन फोर्स आया, हेंस उसकी वजह से फिर ये रॉकेट ऊपर जाता है, राइट? हैवी गैसेस ने एक्शन फोर्स लगाए और अर्थ ने रिएक्शन फोर्स लगाया. सो दैट इज विच न्यूटन्स लॉ. तो आप बोलोगे सर दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन 3. नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग. Again, I believe it's based on the concept of rocket itself. So let's have a look क्या पूछा है. So 800 kg rocket is fired from the earth so that the exhaust speed is 1200 meter per second. Okay, तो वापस mass of the rocket m दिया है, और यहाँ पर 800 kg is the mass of the rocket. So that the exhaust speed मतलब ये निकलने वाली speed, okay, बाहर निकलने वाली speed is 1200 meter per second. Okay, calculate the mass of the fuel burning, okay, per second to provide initial thrust to overcome its weight. Okay, fine. ध्यान से सुनना. हमें पता है कि ये जो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, राइट? नीचे की तरफ फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ द वेट, राइट? बराबर, ये वेट है mg. और ऊपर की तरफ जो एक्ट करता है ना, दैट विल बी द थ्रस्ट. ओके, थ्रस्ट विल बी लेट्स से n. नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस में नॉर्मल रिएक्शन नहीं करके कह के फोर्स कह देता हूँ. देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है. नीचे की तरफ क्या कर रहा है रॉकेट का वेट, वेरी क्लियर. ऊपर की तरफ जो उसको फोर्स लेके जा रहा है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं उसको? थ्रस्ट बोलते हैं. सो यहाँ पर हमें इतना थ्रस्ट प्रोवाइड करना है. अब वो थ्रस्ट क्या चीज है मैं समझाऊंगा, पर इतना थ्रस्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो उसके वेट को ओवरकम कर ले, यानी दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए. तो जो फोर्स है या थ्रस्ट है, इट विल बी इक्वल टू द वेट, यानी mg इक्वल टू f. ओके, Well, remember what is F here? F is nothing but it is the thrust. अब ये thrust कहाँ से आता है ये ध्यान से सुनना. पर आगे जाने से पहले एक काम करता हूँ. Let me call the mass of the rocket as capital M. Okay, capital M को मैं mass of the rocket बोल देता हूँ, because small m will be the mass of the fuel. Okay, मैं बताऊंगा उसका क्या मतलब है. तो from here I can say ये जो thrust है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? मेरा mg, right? मेरा mg will be equal to f. Okay, so let's calculate first the thrust. So thrust F will be equal to m into g. So F will be equal to m is how much? 800. G you can take that as 10. तो हमको कितना thrust चाहिए? हमें thrust चाहिए 8000 न्यूटन का. Okay, first get this clarity. हमें thrust मिल गया. अब ये thrust कौन प्रोवाइड करेगा दोस्तों? तो ये thrust प्रोवाइड करेगा बर्निंग फ्यूल. ओके, अब वो फ्यूल या एग्जॉस्ट स्पीड कितना है? तो यू कैन से द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज 1200 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर कुछ ऐसा इनिशियल फाइनल नहीं है, एक ही स्पीड है. तो ये जो थ्रस्ट है ना, वो आएगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. कैसा? लेट मी एक्सप्लेन. तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू या dp अपॉन dt. चलो इजी,
It is dp upon dt. And what is p? P is momentum. So momentum is mass into velocity upon time, right? यहाँ पर velocity constant है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर मैं v को निकाल दूंगा, तो this will be dm upon dt. Now what is dm upon dt? Small m मैंने ले लिया है mass of fuel, mass of burning fuel, right? Fuel को जो burn कर रहे हैं ना, उसका मास है स्मॉल m. ठीक है, हमने अपने कंफर्ट के लिए ले लिया है. तो आप बोलोगे सर ठीक है, कंफर्ट के लिए स्मॉल m तो ले लिया है, तो यहां से अगर मैं बोलूं निकालना क्या है मुझे, तो मुझे निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड. पर सेकेंड मतलब टाइम, राइट? तो मुझे एक्चुअली यहां निकालना था मास ऑफ द बर्निंग फ्यूल अपॉन टाइम, दैट इज dm अपॉन dt. मुझे इस केस में निकालना था. ओके, पहले हमने थ्रस्ट निकाल लिया, थ्रस्ट का ये सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लगाया, और अब हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है dm अपॉन dt. तो dm अपॉन dt निकालने के लिए पुट दिस, राइट? सो f इज 8000, वेलोसिटी इज 1200, दिस इज dm अपॉन dt. तो एक काम करो ना, 1200 को नीचे ले लो, तो dm अपॉन, और उल्टा भी कर दो, तो dm अपॉन dt विल बी 8000, नीचे भी ले रहा हूँ, उल्टा भी कर रहा हूँ. सो dm अपॉन dt, let me do it by my calculator. Okay, I'll save my time and do it using my calculator जो मेरे हाथ के पास है. Okay, so देखो ये 8000 डिवाइड बाई 1200 कितना होता है? 8000 डिवाइड बाई 1200 होता है 6.67. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे आंसर आ रहा है 6.67. इट विल बी kg पर सेकेंड. ओके, इतना फ्यूल उसमें बर्न होना चाहिए, हर सेकेंड में 6.67 kg फ्यूल बर्न होना चाहिए, तभी ये रॉकेट ऊपर जाएगा. ओके, सो दिस वाज द सिंपल कैलकुलेशन if you want this much of exhaust speed. Fine. So I hope this question is clear enough. Make a note of this, then we'll go on to some few more questions. Now friends, let's go on to one more question that is based on the concept of impulse. Impulse हमने क्या है पूरा पढ़ा है, अब उसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में. ओके, सो क्वेश्चन इस तरह से, a ball of mass m strikes a rigid ball with a speed of v. ओके, बड़े इंटरेस्टिंग. पर ये देखो, जो स्पीड से कर रहा है ना स्ट्राइक, दैट इज v, पर एक एंगल पे है. ओके, सीधा साधा नहीं है, एंगल पे, तो ध्यान रखना पड़ेगा. एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड. लॉस ऑफ स्पीड मतलब कोई है नहीं, यहाँ पर कोई स्पीड लॉस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया था, तो वापस भी वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही आएगा. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, मैंने आपको सिंपल मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, राइट? स्ट्रेट लाइन वाला, पर अब यहाँ एंगल पे, तो कैसा करेंगे दिखाता हूँ. What is the magnitude of impulse? Okay, तो impulse का फॉर्मूला आपको पता है, impulse is nothing but dp, right? Impulse is nothing but change in momentum, right? बराबर. तो change in momentum वो तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. What is the direction of force of the force on the wall due to the ball? अच्छा, देखो ध्यान से सुनो, वर्ड्स कितने मस्त है. Force on wall due to the ball. ओके, चलो वॉल और बॉल में कॉम्बिनेशन चल रहा है. चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, मैं समझाता हूँ. ओके, तो देखो मेरे को ये डायग्राम इतना पसंद नहीं है, तो मैं खुद का एक डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, इसी के जैसा पर खुद का, थोड़ा आसान से. तो लेट्स से जस्ट इमेजिन दिस इज द वॉल. ओके, ये वॉल है मेरा, और बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ कहानी वेक्टर की, राइट? मैंने बताया था मोमेंटम में यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेक्टर, बिना वेक्टर के मोमेंटम में काम नहीं होने वाला. तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूं, हमारे पास एक बॉल आ रहा है और हिट कर रहा है. मैं थोड़ा लाइन को पतला बनाता हूँ. ठीक है, एक बॉल आ रहा है, ऐसा हिट कर रहा है. जब वो हिट करने की, ओके चलो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द बॉल. तो ये जो बॉल आ रहा है ना, कैसा क्या कर रहा है, ऐसा हिट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हमें वेक्टर के फॉर्म में बॉल को लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा. ओके, सो वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखूं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. तो ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर. लेट मी मेक इट डार्क. ओके, तो ये मेरा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर. मुझे एंगल्स पता है, सब मतलब नहीं, कुछ ये एंगल पता है, ये कितना है 30 डिग्री. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अगर ये 30 डिग्री भी पता है ना, तो लेट्स स्प्लिट दिस वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स. इसके 2 टुकड़े कर देते हैं. आपको पता है वेक्टर के 2 टुकड़े कैसे किए जाते हैं, राइट? बराबर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से देखो, मैं टेक्स्ट बुक जैसा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं वेक्टर को 2 हिस्से में तोड़ दूंगा. ठीक है, तो आपको पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को 2 हिस्से में तोड़ देना, राइट? इफ यू वांट टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज दैट बाय माय वेक्टर्स का वीडियो. ओके फाइन. तो एक वेक्टर को 2 हिस्से में तोड़ देना, तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, राइट? अगर ये एंगल 30, और आप देख रहे हो यहाँ पर ये z जैसा कुछ बन रहा है कि हाँ, ये एक्चुअली z बन रहा है, पर इतना प्रॉपर z नहीं बन रहा है. कोई बात नहीं, प्रॉपर z नहीं बन रहा तो प्रॉपर बना देंगे, नो दिक्कत. जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से सुनने का, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. ओके, तो
तो आप बोलो कि सर ये 30 है तो टोटल 90 बनाने के लिए 60 होना जरूरी है, राइट? बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चलो डबल डबल वाले में दिखा देता हूँ। चलो ये दोनों एंगल ऐसा जेड बना रहे हैं, राइट? ऐसा, ठीक है, उल्टा जेड बना रहे हैं, ठीक है। तो therefore ये दोनों इक्वल होंगे, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत एट ऑल। तो ये भी 60 है, राइट? ये अभी 10 स्टैंड का ज्योमेट्री नहीं है कि हम प्रूव करते बैठे, नहीं, अब ये अक्कल से काम लगाना है। ओके, तो ये एंगल मुझे पता चल चुका है 60, राइट? बराबर, ये 30 है तो टोटल 90 बनाने के लिए 60 होना चाहिए था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर v है उसको दो हिस्से में स्प्लिट कर सकता हूँ। आप बोलोगे कौन से दो हिस्से सर? मैं बोलूंगा कि एक वेक्टर मेरा, या जो v है मेरा, ये टीटा के साथ है तो ये हो जाएगा v cos टीटा, बराबर, ये टीटा के साथ है। और ये टीटा के बिना है, जो टीटा के साथ होता है वो होता है v cos टीटा, जो टीटा के बिना होता है वो होता है v sin टीटा। पर यहाँ टीटा कितना है? यहाँ टीटा 60 डिग्री। ओके, सो साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री, मस्त झकास। ओके, सो लेट्स से ये आने वाली वेलोसिटी है, राइट? तो आने वाली वेलोसिटी को, इम्पैक्ट से पहले वाली वेलोसिटी को अगर मैं u लिख दूं, ओके, u इनिशियल वेलोसिटी u, तो देखो उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको i कैप से लिखा जाता है, राइट? सो v cos 60 i कैप, और क्योंकि ये नेगेटिव है नीचे की डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगा माइनस v sin 60 j कैप। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है मारने से पहले, और अभी तक बॉल मारा नहीं है, राइट? यहाँ से निकले अब तक मारा नहीं है, फाइन। तो देखो मैंने किस तरह से वेलोसिटी के कंपोनेंट को इसको नेगेटिव लिया, v sin 60 को क्यों नेगेटिव लिया? बिकॉज इट वाज डाउन, डाउन मींस नेगेटिव, राइट? डाउन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, वेक्टर के नोटेशन आपको पता है, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टिल रिवाइज, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, एक मिनट में रिवाइज करते हैं और फिर भागते हैं, राइट? नेगेटिव y, फाइन। अब इम्पैक्ट होने के बाद आप बोलोगे सर 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 इम्पैक्ट होने के बाद ये बॉल ऐसा जा रहा है, राइट? ये हमारा प्यारा सा बॉल है। देखो मैं एक क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ स्टार्टिंग वाला, ताकि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अगर आपका अभी क्लियर हो गया ना तो फिर बाद में मजा आ जाएगी, ठीक है? इसको समझ गया ना तो लाइव जिंगा लाला हो जाएगी। ओके चलो, अब ये वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होती है? ओके, ये वेलोसिटी है, फिर से हिट करने के बाद भी वेलोसिटी भी, इसके भी दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, बिना कंपोनेंट निकालेंगे ना तो पाप लगेगा, ठीक है? कंपोनेंट वेक्टर के नहीं निकाले तो वेक्टर अपने को पाप लगेगा। ओके, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट अ जोक। ओके चलो, चलो चलो चलो, इसके भी दो कंपोनेंट निकालते हैं, पर उसके लिए एंगल चाहिए, राइट? अब आप बोलोगे सर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उस हिसाब से ये 60 है, बराबर। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ज्योमेट्री से प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब ये 30-30 तो बाकी के दो 60-60। ओके, तो अगर ये 60 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट के हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये जो v वेक्टर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट 60 के साथ है तो v cos 60, और ये वाला कंपोनेंट 60 के बिना है तो v sin 60, राइट? सो लेट्स राइट डाउन द फाइनल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर इज v वेक्टर, लेट्स से, तो उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, राइट? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो इट विल बी माइनस v cos 60 I cap minus v sin 60 j cap। ओके फाइन, तो देखो मैंने ये इसके वेक्टर, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव एक्स में और नेगेटिव वाई में, तो मैंने दोनों को नेगेटिव लिखा, ठीक है? अब देखो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ा है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, पर मैंने बेसिक्स एक बार क्लियर कर दी ना वेक्टर की। और वेक्टर देखो अपने को बेसिक से जाने का है, ठीक है? ज्यादा अपने आपको कंफ्यूज नहीं करने का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, अब 1 मिनट का काम है। अब इम्पल्स आपने पढ़ा है, इम्पल्स इज डीपी, राइट? इम्पल्स चलो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, इम्पल्स वेक्टर इज डीपी। So dp is nothing but change in momentum, that is final momentum minus initial momentum, mv minus mu। वेक्टर वेक्टर लिखना जरूरी है, ओके? तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो m तो कॉमन है यहाँ पर, दिस विल बी v माइनस u। अब v इज इन फाइनल वेलोसिटी, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। ओके, दिस इज माइनस v cos 60, थोड़ा मैथ्स करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट किया, माइनस v sin 60, ओके ओके, जे क्या माइनस u को अभी रखो, तो आप बोलोगे सर u तो हमको पता है, v cos 60 i कैप माइनस, ओके हाँ, v sin 60 j कैप। ओके ओके,
ये मत सोचना कि सर ने फाइनल वेलोसिटी को भी v बोला, इनिशियल वेलोसिटी को भी यहाँ पर भी v बोला, नहीं, ये v और वो v अलग है, ठीक है, फाइन, ऐसा v कैंसिल मत कर देना, ठीक है। चलो अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो ना तो मैं इसको u1 v1 बोल देता हूँ, ठीक है, लेट्स नॉट कंफ्यूज, राइट, इसको u1 v1 बोल देता हूँ और बाद में सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब मैं बोलूँ तो v cos 60 i cap sin 60 j cap माइनस अंदर ले लो तो v cos 60 i cap प्लस v sin 60 j cap, ओके। बहुत आराम से हमने किया है, थोड़ा लंबा मेथड अपनाया है पर काम आएगा, ओके। तो अब इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको आगे जाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। लंबा मेथड क्लियर है, पहले लंबा मेथड क्लियर कर लो। तो माइनस और माइनस कैंसिल, नो प्रॉब्लम, राइट, प्लस और माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर दिस इज आई वेक्टर इट्सली m इनटू माइनस v cos थीटा माइनस v cos थीटा i cap will be minus 2v cos theta i cap, right? So from here I vector will be minus 2m minus 2m ही लिखना अच्छा है, राइट, minus 2mv cos 60 is nothing but half, right? Cos 60 is half and that is I cap, so half और 2 cancel होने के बाद I vector will be minus mv I cap, right? Minus just shows the direction of the impulse, right? So therefore अगर magnitude wise लिखूं तो impulse is nothing but m into v, okay, fine। तो आप बोल सकते हो दोस्तों, यहां से समझ में आ रहा है ये चीज कि इम्पल्स इज नथिंग बट m इंटू वी, वेक्टर हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया तो आई कैप चला जाए, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल, ओके। तो फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल, जो हमारा बॉल वॉल पे फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, बराबर, इट विल बी लाइक दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द बॉल ऑन द बॉल, बराबर। और उल्टा रहेगा, अगर कोई ऐसा पूछे कि वॉल ऑन द बॉल क्या है तो रिएक्शन फोर्स रहेगा ऐसा, राइट, ओके, फाइन। आई होप दैट इज क्लियर इनफ। तो यहां पर मैंने एकदम बेसिक से समझा दिया, एकदम मतलब एकदम बेसिक से समझा दिया। अगर कोई भी कंसेप्ट है ना तो यहां से कर सकते हैं, ओके, फाइन। सो विद दिस हमने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, इसके शॉर्टकट में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी गो ऑन एंड टेक सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंटम। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम अब ये क्वेश्चन हमें और देखना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12, a bullet of mass 50 gram is fired from a gun with an initial velocity of 35 meter per second. If the mass of the gun is 4 kg, then calculate the recoil velocity of the gun. So recoiling क्या है, ध्यान से सुन लो। recoiling बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। देखो जब भी गोली चलाते हैं ना, राइट, हम मतलब मैं गोली नहीं चलाता, आप गोली नहीं चलाते हो, राइट। जस्ट इमेजिन करो कि कोई मिलिट्री वाले, आर्मी वाले गोली चलाते हैं, तो ऐसा दूर, ऐसा ढीला ढाला हाथ लेके ऐसा गोली नहीं चलाते। मिलिट्री वाले जब गोली चलाते हैं तो पहले गन को टाइट पकड़ते हैं। क्यों टाइट पकड़ते हैं? क्योंकि जब गन से फायर किया जाता है ना तो गोली आगे जाती है और मोमेंटम की वजह से, झटके की वजह से, राइट, गोली निकलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत जोर से गोली निकलती है, हाई वेलोसिटी से गोली निकलती है, तो उसके एक झटका लगता है जिसकी वजह से गन पीछे आती है, राइट। गन क्या होती है? पीछे आती है। गोली आगे जाती है, गन पीछे जाती है, राइट। तो जब गन पीछे जाती है ना झटके की वजह से, अगर उसको ध्यान से नहीं पकड़ा ना तो गिर जाएगी, राइट। ऐसा अगर कोई ढीले ढाले हाथों से गन को पकड़ रहा है, जैसे गन चलाओगे ना तो झटके से वो गन गिर भी जाएगी हाथ से, राइट। तो क्योंकि इतना जोर से झटका आता है, पीछे की तरफ गन जाती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ रिकॉइलिंग, ओके, रिकॉइलिंग। सो अगर इफ आई ड्रॉ अ क्विक डायग्राम ऑफ अ गन, चलो एक मस्त डायग्राम बनाते हैं गन का। क्या मेरी ड्राइंग अच्छी है? नहीं, मेरी ड्राइंग एकदम बेकार है, ओके, कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, बट ओके, जस्ट इमेजिन करो ये मेरी गन है, ठीक है। तो इनिशियल केस में बुलेट अंदर ही है, बुलेट अंदर है, बुलेट बाहर नहीं निकली, ओके। पर जैसे ही बुलेट, दिस इज द केस व्हेन द बुलेट इज नॉट फायर्ड, ओके, जैसे ही बुलेट बाहर निकलेगी तो आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो बुलेट ऐसी बाहर निकली तो आप बोलोगे सर जब बुलेट बाहर निकली, लेट्स से कि मैं बुलेट को 1 बोल देता हूँ, गन को 2 बोल देता हूँ। रिमेंबर दिस, पहले नोटेशन समझ लो। तो इस प्रॉब्लम में मैं बुलेट को डिनोट करने के लिए
सब पैरामीटर्स 1 बोल देता हूँ, मास m1, वेलोसिटी v1 एंड सो ऑन। गन के पैरामीटर्स को मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुझे बताओ सर मास ऑफ द बुलेट कितना है। सो मास ऑफ द बुलेट विल बी m1 दैट इज 50 ग्राम। ग्राम टू हमें करना पड़ेगा kg, राइट। सो डिवाइड बाय करना पड़ेगा इसे 1000 kg। तो कैंसिल किया तो सिंपल मैथ्स करेंगे 0.05 kg, ओके। उसी तरह से गन का मास कितना दिया है, गन का मास मुझे 4 kg दिया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ओके। नाउ बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, बिफोर फायरिंग, ओके, फायर करने से पहले आप बोलोगे सर क्या गन के पास वेलोसिटी थी? नहीं। क्या बुलेट के पास वेलोसिटी थी? नहीं, बराबर, दोनों अंदर ही थे, राइट। तो बिफोर फायरिंग u1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज आल्सो जीरो, वेलोसिटी ऑफ द गन इज आल्सो जीरो, ओके। नाउ आफ्टर फायरिंग, फायर ऐसा बोलने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज हाउ मच, 35 मीटर पर सेकेंड, ओके। और उसकी वजह से हमने देखा कि ये गन को लगने वाला है पीछे की तरफ झटका, और ये झटके को ही कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी, ओके। वो मुझे निकालना है v2। सो रिमेंबर रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which the gun moves backwards, right? गन जो है वो पीछे की तरफ जाती है, ओके, when the bullet is fired। तो रिकॉइल, देखो जब भी कोई चीज ऐसे झटके से आगे जाएगी ना, तो बाकी जो नेक्स्ट पीछे वाली चीज होगी वो झटके से पीछे जाएगी, राइट, उसको बैलेंस करने के लिए। फाइन, ओके, फाइन 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 फाइन। तो यहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इन्वॉल्व नहीं है, राइट, सब कुछ इंटरनल है। कोई बाहर से तो किसी ने बुलेट के साथ टपली नहीं मारा, राइट, मुंबई की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, टपली नहीं मारा, ओके, फाइन। तो अगर कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं हुआ, तो हमें, मैं कह सकता हूँ मोमेंटम इज कंजर्व। और क्योंकि ऑल ऑफ देम आर टेकिंग प्लेस इन वन लाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो वन लाइन भी छोड़ दो। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखो v1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2, दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। अच्छा, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि ऐसे गोली आगे जा रही है, तो v1 वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो दिस विल बी 35 i कैप, राइट, 35 i कैप। क्यों i कैप? बिकॉज हमें पता है i कैप इज नथिंग बट द वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट, ये u1 और u2 जीरो ही है, तो उनके वेक्टर्स भी जीरो होंगे। तो बेसिकली क्योंकि ये जीरो है u1 और u2, तो ये वैल्यूज दोनों जीरो हो जाएगी, राइट। m1 और m2 को भले से कुछ भी वैल्यू हो, पर u1 और u2 जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा। नाउ व्हाट इज m1? तो m1 आप बोलोगे सर 0.05, दिस विल बी 35, राइट, 30, आई कैप नहीं भूलना, वेक्टर नहीं भूलना, हाँ वेक्टर नहीं भूलना, राइट। m2 इज 4 वेक्टर, m2 इज 4 kg, एंड v2 कितना है, v2 आप बोलोगे सर वो तो निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन तो निकालना है, राइट। सो लेट्स डू दिस। सो 0 प्लस 0 विल बी 0, 0.005 into 35, तो 0.005 into 35 कितना होता है, 1.75, ओके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.75 i कैप प्लस 4 v2 वेक्टर, ओके, v2 वेक्टर। सो लेट्स डू वन थिंग, ये v2 वेक्टर को इधर ले लो, so minus 4 v2 vector, this will be equal to 1.75 i cap, okay. So v2 vector will be equal to minus 1.75 डिवाइड बाय 4। मैंने क्या किया, माइनस 4 को नीचे ले लिया तो डायरेक्ट चला गया, राइट, साइन भी चेंज हो गया। सो दिस इज v2 वेक्टर 1.75 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना होता है, ये होता है -0.4375 i cap, राइट, बराबर। तो यहाँ पर ये ऐसा होता है मेरा v2 वेक्टर, और ये रहा मेरा v2 वेक्टर, ओके। सो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव ये डिनोट कर रहा है कि गन पीछे जा रहा है, राइट, बराबर। नेगेटिव ये डिनोट कर रहा है कि गन इतनी स्पीड से, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ द गन, इस केस में मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ द गन विल बी 0.4375 मीटर पर सेकेंड। पर ये नेगेटिव क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि गन पीछे जा रही है जब बुलेट आगे जा रही है, ओके। तो मैंने जानबूझ के वेक्टर में लिखा ताकि हमें कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ओके। तो दिस इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई मे से। काफी बार एग्जाम में नीट के भी आ चुका है, 12th में भी आता है, राइट, 11th 12th में भी एग्जाम्स में आता है, ओके। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
ओके, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, बहुत मजेदार ट्विस्ट। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 5 kg आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है, वो वाले टाइप का क्वेश्चन। सो दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ईच, थोड़ा अगर छोटा दिखा है तो जूम कर लेना, ईच ऑफ मास 5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन but in opposite direction towards each other with the same speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले ये सेंटेंस पहले समझो। दो ऑब्जेक्ट्स है, जस्ट इमेजिन दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2, राइट। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, क्या कर रहे हैं, दोनों का मास 5 kg। ओके, तो एक को 1 और एक को 2 बोल देता हूँ, तो समझने के लिए पहले लिख देता हूँ m1 इज 5 kg, और दोनों क्योंकि 5 kg है तो m2 विल ऑल्सो बी 5 kg, मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन तो ही तो कहानी में मजा है, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, राइट। दोनों ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर, सेम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, व्हेन दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ओके, तो देखो आपस में से जाके टक्कर हो रही है, राइट। अब टक्कर होने के बाद हमें बोल रहा है कि दोनों स्टिक हो जा रहे हैं, दोनों जुड़ जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होती है ना जो टक्कर खाने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है, राइट। तो ये दोनों आपस में चिपक जा रहे हैं। ओके, तो चिपक जाने के बाद कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है। तो चलो लेट्स गेट गोइंग। तो आप बोलोगे सर ये तो कंबाइन होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, राइट, बराबर। सो हमें पता है दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। तो उस हिसाब से ये कितना होगा सर, आप बोलोगे सर +3i कैप, और ये इसको मैं लिखूंगा -3i कैप। ओके, बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बराबर, एक प्लस एक माइनस। ओके, पर ये कोलिजन से पहले की पिक्चर है, मतलब दिस इज इनिशियल कंडीशन। नाउ फाइनल कंडीशन क्या होगी सर, आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन होने के बाद ये दोनों लाइंस या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपक जाएंगे, गोंद की तरह चिपक जाएंगे। ओके, तो ये जब दोनों आपस में चिपक गए ना, ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपक जाते हैं ना तो उनका वेलोसिटी सेम रहेगा, राइट, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो लेट्स से फाइनली अब आप बोलोगे सर v1 और v2 वेक्टर, अब ये पता नहीं लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, पर हमें इतना पता है कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर सेम हो जाएंगे। लेट्स से बोथ ऑफ देम आर इक्वल, और चलो ये हमें निकालना ही है कितना स्पीड से मूव करेंगे, राइट, बराबर, कोलिजन होने के बाद। पर मुझे इतना पता है v1 और v2 इक्वल है। लेट्स से बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू लेट्स से सम a वेक्टर, ओके, या x वेक्टर, नहीं x तो कंफ्यूजन होएगा। लेट्स से बोथ आर देम आर इक्वल टू a वेक्टर, और हमें पता ही करना है कि चिपकने के बाद कितनी वेलोसिटी है, राइट। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो गए, सेम वैल्यू से चिपक जाएंगे, मतलब वेक्टर उनके वेलोसिटी सेम हो जाएगी, राइट, फाइन। So let's simply apply law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum कहता है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus, कोलिजन में हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m is nothing but 5, this is u vector is 3i cap plus this is minus 3i cap, right, okay, m1 a vector प्लस m2 a वेक्टर। अरे वाह, अरे मैं तो एक चीज भूल गया, m1 और m2 डालना तो भूलना गया, नो प्रॉब्लम, m1 और m2 बराबर, दोनों फाइनल वेलोसिटी इज सेम, दैट इज इक्वल टू a वेक्टर, राइट। हमने कुछ a बोल दिया था हमारे इजीनेस के लिए। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी 15i कैप प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस 15i कैप, 5a वेक्टर प्लस 5a वेक्टर विल बी 10a वेक्टर। ओके फाइन, ये हो जाएगा 0, तो 10a वेक्टर विल बी 0, या 10a वेक्टर विल बी 0, तो a वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ओके फाइन, सो फाइनल वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड वेलोसिटी चिपकने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इनिशियल में ही दोनों एक दूसरे को टक्कर खाने के बाद कैंसिल कर रहे हैं, राइट। हाँ, अगर एक बड़ा होता एक छोटा होता तो बड़ा वाला धक्का मार के ले जाता आगे, राइट। पर यहाँ तो बड़ा सिंपल है, टक्कर होने के बाद ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी टर्न्स आउट टू बी 0 इन दिस केस। पर पूरा हमने कॉन्सेप्ट वाइज इसे सॉल्व किया। ओके फाइन, सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड सम फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोमेंटम। मेक अ नोट अप टिल हियर, देन मे बी वी विल गो ऑन टू सम एमसीक्यू।